नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा की तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोलह पॉइंट्स पर। मैं आप लोगों को आज केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपका पहला चैप्टर है, उसमें मैं तीसरा लेक्चर आज पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर यानी कि पहला लेक्चर में मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है, ये मैं आप लोगों को बताया था। और दूसरा लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताया था, जिसमें था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के भी दो प्रकार थे। कौन कौन? तो प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। और उसके बाद आपका था विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इतना मैं आपको लेक्चर 2 में आप लोगों को मैं पढ़ाया था। आज मैं लेक्चर 3 में कुछ अभिक्रिया के प्रकार आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको लेक्चर 1 से ही कह रहा हूँ कि मैं संतुलित करने के लिए समीकरणों को किस प्रकार मतलब संतुलित किया जाता है, समीकरण को बैलेंस किया जाता है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो उसको मैं अगले लेक्चर में एकदम अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। मैं आप लोगों को आज इस लेक्चर में एकदम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एकदम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसको मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से वीडियो को अंत तक समझते रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को अब इस लेक्चर 3 को अब शुरुआत करता हूँ। ठीक, लेक्चर 3 को अब शुरुआत करता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला आपको दिख रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पर आपको देखने से यह पता चल रहा होगा कि ऊष्मा शोषी कह रहा है। इसका मतलब यह होता है कि शोषी यानी कि उसको अवशोषित कर रहा होगा। कोई पदार्थ होगा, उसको अवशोषित कर रहा होगा, मतलब कोई इसमें कोई वैसा टॉपिक है, वैसा इसमें परिभाषा में एक प्रकार का तथ्य आएगा जिसमें क्या होगा कि लिखाएगा कि वह क्या कर रहा होगा, शोषित कर रहा होगा, अवशोषित कर रहा होगा। तो वैसा ही आपको एकदम आप लोग जो सोच रहे हैं वह सही है, क्योंकि शोषी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऊष्मा शोषी। आपको लग रहा होगा कि शोषी यानी कि कुछ मतलब यह क्या कर रहा होगा, अवशोषण कर रहा होगा। वास्तव में बात वैसा ही है। यह ऊष्मा को क्या करता है, शोषण यानी कि अवशोषण करता है। ऊष्मा का क्या करता है, शोषण यानी अवशोषण करता है। ठीक, तो हम पहला आपको चलेंगे ऊष्मा शोषी। ठीक, पहला आपका क्या है, ऊष्मा शोषी। पहला आपका ऊष्मा शोषी। ठीक, ऊष्मा शोषी। मैं ऊष्मा शोषी ठीक से आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से बताऊंगा। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा। देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आखिर है क्या, जो मैं अभी बताया कि यहाँ पर दिख रहा है आपको ऊष्मा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ऊष्मा। अलग अलग मैं लिख दिया हूँ इसको, ऊष्मा और शोष यानी कि अवशोषण। यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है, आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ऊष्मा का अवशोषण करने के लिए कह रहा है। वैसी अभिक्रिया, ध्यान से समझिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मैं पहले बताया था कि क्या होगा, ऊष्मा का क्या होगा, शोषण यानी कि अवशोषण होगा। ऊष्मा का अवशोषण जिसमें होता है वह क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पर परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ। वैसी अभिक्रिया जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का क्या हो, का ऊष्मा या ऊर्जा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण हो उस उसे हम उसे उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, आखिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्या? ठीक, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्या? तो मैं परिभाषा भी लिखा हूँ कि वैसी अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर रासायनिक या यदि आप लगा देते हैं तो और अच्छा ही रहेगा। रासायनिक इस चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पर छूट गया है और उसको कहीं लिखा हुआ है, अगल बगल ही लिखा हुआ है, इस चिन्ह का मतलब। ठीक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का क्या हो? अवशोषण हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता हो? अवशोषण होता हो, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ाया था, आपको बायोलॉजी में पढ़ाया था। उसमें एक समीकरण था जिसको हमने कहा था कि यह क्या है? यह एकदम महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। समीकरण को मैं बताया था, प्रकाश संश्लेषण को बताया था। उसे समीकरण द्वारा हमें एकदम परिभाषा के थ्रू, समीकरण के थ्रू समझाया था। वही यहाँ पर देखिए एक उपयोग होने वाला है उसका समीकरण, प्रकाश संश्लेषण वाला। ठीक, किस कौन वाला? तो प्रकाश संश्लेषण वाला आपका क्या होने वाला है? उपयोग होने वाला है। देखिए, था क्या था? यहाँ पर जो पौधा था वायुमंडल से क्या लेता था? कार्बन डाइऑक्साइड लेता था। जड़ से क्या लेता था? जल लेता था, H2O। ठीक, और किसके किसके उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश, ध्यान से समझिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सूर्य के प्रकाश और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या कर देता है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन और जल मुक्त करता है। O2 प्लस H2 H2O क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर समझने वाली बात आ गई। ये क्या था? मैं बायो में क्या पढ़ाया था? इसको प्रकाश संश्लेषण। ठीक, यहाँ पर वह उपयोग में आ जा रहा है। देखिए, कह रहा था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण हो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो दिख रहा होगा सूर्य के प्रकाश, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश दिख रहा है आपको, सनलाइट जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वह एक प्रकार का क्या है? ऊष्मा है। वह एक प्रकार का ऊर्जा भी है, जिसे हम सौर सेल द्वारा क्या करते हैं? उसे ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। वह ऊष्मा को क्या कर देते हैं? उसको रूपांतरित कर देते हैं। उसको सौर ऊर्जा भी कहते हैं और हम लोग विभिन्न प्रकार से मतलब उसको उपयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रकार का क्या है? सूर्य के प्रकाश ऊष्मा है और ऊर्जा भी है। ध्यान से समझिएगा, सूर्य का प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार के ऊष्मा भी है और एक प्रकार के ऊर्जा भी है। उसी के कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश जिसमें गर्मी होता है, गर्मी तो होता ही है, और एक उसके साथ साथ क्या है? वह उस ऊर्जा भी है। ऊष्मा के साथ साथ क्या है? ऊर्जा भी है। तो यह अभिक्रिया कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण हो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा और ऊर्जा का, यानी कि सूर्य के प्रकाश जो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों है, ठीक, ऊष्मा है, तो उसका क्या हो रहा है? अवशोषण हो जा रहा है इस अभिक्रिया में। इसके बिना यह अभिक्रिया होगा ही नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है? वहां पर अवशोषण हो जा रहा है। सूर्य के प्रकाश को किसमें बदल जाता है? सूर्य के प्रकाश जो आपका है वह रासायनिक ऊर्जा में, यानी सौर ऊर्जा आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसका क्या होगा? सूर्य का प्रकाश के यहाँ पर अवशोषण हो गया। और देखिए, तब हम इसको क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे ऊष्मा
ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा या जिस अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा और ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, जस्ट इसका जो है, जस्ट इसका उल्टा है आपका ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, देखिए ऊष्माक्षेपी आखिर है क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आखिर है क्या, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा लिखिए, वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें क्या हो, जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा, ऊर्जा या ऊष्मा का क्या हो, ऊर्जा या ऊष्मा का क्या होता हो, अवक्षेपण होता हो, यानी कि वह ऊर्जा या ऊष्मा बाहर, मतलब अवक्षेप के रूप में अवक्षेपण होता है उसका, ठीक। क्या होता हो, ऊर्जा या ऊष्मा का अवक्षेपण, अवक्षेपण होता हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, क्या अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया कहेंगे, कहते हैं या कहेंगे, ठीक। क्या कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का क्या होता हो, अवक्षेपण, सॉरी यहाँ पर अ होगा, इस प्रकार से क्या होता हो, अवक्षेपण होता हो, अवक्षेपण होता हो, ठीक, अवक्षेपण होता हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को इसी तरह से समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, मैं बायोलॉजी में, जिसमें मैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, जो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था, उसी चैप्टर में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, क्या हमने पढ़ाया था आप लोगों को, पाचन, ठीक, पाचन। तो पाचन जो होता है उससे अंततः क्या, सभी मतलब पदार्थ पच के वहाँ पर क्या हो जाता है, सभी शरीर में बढ़ जाता है। तो शरीर में जब बढ़ जाता है तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कोशिका के अंदर चला जाता है, और कोशिका के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, ये बायोलॉजी में मुझको बताना चाहिए, परंतु यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका क्या होता है, दहन होता है, उसके पश्चात हम लोगों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो देखिए वह आप लोगों को किस में पढ़ना है, तो श्वसन में पढ़ना है। पाचन से संबंधित हमने इसलिए बता दिया क्योंकि पाचन में वहाँ तक तो मतलब जो भोजन पचने के पश्चात जो ऊर्जा या ऊर्जा होती है उसको शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो वहीं से मैंने बताया कि ग्लूकोज क्या कहाँ चल जाता है, तो कोशिका में चल जाता है, और कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ उसका क्या होता है, दहन होता है, और दहन के पश्चात हम लोगों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो वही देखिए यहाँ पर, यानी श्वसन वाली बात देखिए यहाँ पर है, वो श्वसन में पढ़ना है। देखिए हम लोग क्या, देखिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से और इधर कर देता हूँ। यहाँ पर आपका था C6H12O6, ग्लूकोज का निर्माण होता है O6, ठीक, C6H12 और O6, और आप लोग क्या करते हैं, सॉरी C6H12O6 हो जाता है, और जो हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं।
हम लोगों में क्या निर्माण होता है, ग्लूकोज, और हम लोग क्या लेते हैं, श्वास के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। तो यह देखिए ऑक्सीजन फिर क्या ये कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या हो जाता है, यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या हो जाता है, दहन हो जाता है। और जब दहन हो जाता है तो यहाँ पर किसका किसका निर्माण होता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। एटीपी का पूर्ण नाम क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज जो होता है हम लोग के शरीर में, तो हम लोग श्वास लेते हैं तो वह क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा को मुक्त कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और जल मुक्त होता है, और ऊर्जा क्या हो जाता है, ऊर्जा भी हम लोग के शरीर में क्या हो जाता है, ऊर्जा मिल जाता है, शरीर को ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, अवक्षेपण होता हो, यानी कि बाहर निकलता है। उसमें क्या था, अंदर जाता था, यानी कि अवशोषण होता था, परंतु इसमें क्या हो रहा है, इसमें अवक्षेपण हो रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये आपका दिख रहा है एटीपी, यह एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, यह एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ठीक, यही ऊर्जा के कारण यही देखिए एटीपी जो है, इसी के कारण हम लोगों में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो यह क्या है, ऊर्जा है एक प्रकार के, तो ऊर्जा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऊष्मा या ऊष्मा का अवक्षेप के रूप में, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का अवक्षेपण होता हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसका अवक्षेपण हो रहा है, यानी कि कौन निर्मित हो रहा है, तो यहाँ पर आपका हो रहा है निर्मित कौन, तो यहाँ पर निर्मित आपके हो रहा है ऊर्जा। तो अतः हम इसे कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप लोग यदि इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि यह बहुत बहुत एकदम महत्वपूर्ण है। इसमें अंतर भी पूछा जाता है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। तो अंतर भी आप लोग इस जो मैं परिभाषा दिया इसके थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग, उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा उसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक, अब अगला आपका क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, क्या है आपका, अवक्षेपण अभिक्रिया, आपका है अगला अवक्षेपण अभिक्रिया। मैं अवक्षेपण अभिक्रिया को पढ़ाऊंगा। ठीक, अब इसे मैं मिटाता हूँ। वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा, और लाइक और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, तीसरा आपका क्या है यहाँ पर, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण, अवक्षेपण है ना जी, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी जो हम पढ़ाया, तो इसमें क्या होता था, ऊष्माक्षेपी जो हमने पढ़ाया तो इसमें होता था ऊष्मा का अवक्षेपण, और यहाँ पर अवक्षेपण केवल है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए वैसी, यहाँ पर मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ इसका, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण, यानी कि आप लोग समझ रहे हो कि अवक्षेप के रूप में निकलता होगा बाहर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ, अविलेय यानी कि जो घुलता नहीं है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, अविलेय। जो विलेय नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अविलेय। अविलेय पदार्थ
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ या अवक्षेप का निर्माण होता है, या अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम, या उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। कहते हैं, ठीक। क्या कर रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ, यानी कि जो घुलता नहीं है, जो विलय नहीं होता है, उसका, या उसको हम दूसरे शब्दों में अवक्षेप भी कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको एकदम सिंपल तरीका है कि जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है वह क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया होता है, ठीक। इसमें क्या था कि ऊष्मा का अवक्षेप के रूप में बाहर, मतलब ऊष्मा अवक्षेप के रूप में बन रहा था, और इसमें क्या है कि कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में बाहर हो जा रहा है, अभी मतलब अविलेय पदार्थ क्या हो जा रहा है? अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप बन जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक। अवक्षेप के रूप में मैं इस एग्जाम्पल द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, एग्जाम्पल आपका है BaCl2 प्लस Na2SO4 यहाँ पर क्या बना देगा आप लोगों को? BaSO4 प्लस NaCl। तो जो आपका NaCl बच गया, यह एक प्रकार का क्या होगा? अविलय, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम लोग इस तीर के माध्यम से हम लोग सूचित कर देते हैं, ठीक। इस तीर के माध्यम से हम लोग सूचित कर देते हैं कि यह एक, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर BaSO4 जो आपका, ठीक से मैं लिख दे रहा हूँ इसे, BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पर देखिए क्या है? BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4, तो क्या बना दे रहा है मिलकर? यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? मैं पहले बताया था लेक्चर 2 में, यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, जिसमें समूहों का अदला बदली हो रहा है। देखिए यहाँ पर Cl2 Na के साथ जुड़ गया, और जो SO4 है Ba के साथ जुड़ गया, SO4 Ba के साथ जुड़ गया, और Cl2 Na के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? BaSO4 और NaCl। तो यहाँ पर अवक्षेप के रूप में BaSO4 प्राप्त हुआ। उस समय गलती हो गई थी, माफ़ कीजिएगा। NaCl पर मैं तीर का निशान लगा दिया था, परंतु BaSO4 पर होगा, ठीक। BaSO4, ये जो इस प्रकार से तीर का निशान है, तो यह क्या हो? अवक्षेप का निशान है। जब भी किसी अभिक्रिया में इस प्रकार से आप लोगों को दिखे तो समझ जाइएगा कि यह एक प्रकार का अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है, ठीक। यह एक प्रकार का क्या है? अवक्षेप है, ठीक, अवक्षेप है। अब देखिए, अब मैं आगे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखिए, उदासीनीकरण आपका अवक्षेपण। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया हम बताएंगे। उदासीनीकरण आपका क्या है? यहाँ पर चौथा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल परिभाषा। जब अम्ल तथा क्षार, या क्षार तथा अम्ल भी हो सकता है, इसको भी लिख देता हूँ, या क्षार तथा अम्ल, जब अम्ल तथा क्षार या क्षार तथा अम्ल आपस में मिलकर उदासीन
उदासीन उदासीन उदासीन पदार्थ किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। उदासीन पदार्थ लवण का निर्माण करता है। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग इसको कहेंगे। ठीक, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि जब अम्ल तथा क्षार या क्षार तथा अम्ल आपस में मिलकर क्या बना देता है? एक उदासीन पदार्थ लवण का निर्माण कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको अम्ल दिख रहा होगा या क्षार दिख रहा होगा, इसके लिए एक अलग चैप्टर ही है, अम्ल और क्षार। ठीक, उसमें मैं आप लोगों को एकदम डिटेल से इसको पढ़ा दूंगा, अम्ल और क्षार। ठीक, क्या है? अम्ल और क्षार। और लवण भी है। देखिए, लवण सॉल्ट, अम्ल एसिड, क्षार यानी बेस, और यहाँ पर है लवण। ठीक, तो जब अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर एक उदासीन पदार्थ लवण का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग HCl आप लोग जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, मैं बताया था आप लोगों को, जीव विज्ञान के पहला चैप्टर में पढ़ाया था कि आमाशय, जो मानव के आमाशय है, जो पाचन तंत्र में आमाशय है, आहार नाल में, उसमें जो आमाशय में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में HCl भी पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, याद है? वहाँ जो मैं बायो में पढ़ाया था उसमें क्या बताया था मैं कि आमाशय में क्या पाया जाता है? एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसे HCl, उसका नाम, मतलब वह अम्ल कौन है? HCl है। वही अम्ल देखिए यहाँ पर HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl प्लस NaOH, तो क्या बना देगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर OH लग गया, इसका मतलब समझ आइए कि यह एक प्रकार का क्या है? तो क्षार है। ठीक, क्या है? क्षार है। NaOH तो आपका यहाँ पर बना देगा NaCl आपका बना देगा NaCl प्लस आपका क्या कर देगा? बना देगा तो H2O बना देगा, प्लस H2O। जो मैं अभी तक जो समीकरण लिखा हूँ उस सब को संतुलित करना अति आवश्यक है, तभी, और उसका संतुलित करना, और उत्प्रेरक कौन कौन सा लगा है, और जो आपका उस पदार्थ का जो निर्माण हो रहा है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसका अवस्था क्या है, सभी को लिखेंगे तभी जाके आपका 100% सत्य होगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए अभी सिंपल लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि किस तरह अभिक्रिया को 100% सत्य करें। रिएक्शन मतलब जो आपका समीकरण है उसको किस प्रकार संतुलित करें, मैं बोला कि अगली लेक्चर में आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा। तो यहाँ पर है HCl प्लस NaOH क्या बना दे रहा है? NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए NaCl आप लोग उसको क्या कहते हैं? वह एक प्रकार का क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? उदासीन है, यानी कि वह एक प्रकार का लवण है। ठीक, और HCl जो है यहाँ पर आपका है अम्ल। ठीक, और ये आपका है HCl आपका अम्ल हो गया, और NaOH आपका हो गया, ये वाला एरो मत समझिएगा, इसको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। HCl आपका है अम्ल और NaOH आपका है क्षार। भस्म भी इसको बोल सकते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं। आगे हम आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक, यहाँ पर क्षार हो गया, और यह आपका हो गया क्या? यह आपका हो गया लवण।
सॉल्ट इसको कहते हैं। और H2 तो आप लोग जान रहे हैं, जल। तो उदासीन पदार्थ लवण का निर्माण हो गया, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह 2 अभिक्रिया मैं पढ़ाया और इसके पहले 2 पढ़ाया, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। अब बारी आती है, देखिए, ऑक्सीकरण या उसको उपचयन भी कहते हैं, या ऑक्सीडेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। अवकरण इसे अपचयन कहते हैं, जिसे रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर रेडॉक्स, जिसे उपचयन, अपचयन या ऑक्सीकरण अवकरण कहते हैं। ये आप लोगों को 3 जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर, यह एकदम बहुत महत्वपूर्ण आपका अभिक्रिया है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। देखिए, अब मैं आगे चलता हूँ, आगे मैं चलता हूँ। अब देखिए, देखिए यहाँ पर आपका है क्या, ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए, ये पढ़ाई आप लोगों को हो गया। अभी ये हो गया, ये हो गया, ये बता दिए, और ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है। तो मैं अभी ऑक्सीकरण बता रहा हूँ। ऑक्सीकरण क्या, ऑक्सीकरण। आप लोग चाहे तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण आपका यह अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, उपचयन अभिक्रिया। हम इसे हिंदी में क्या कहें, ऑक्सीकरण, और या उसको क्या कह सकते हैं, उपचयन, और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आपका हो गया। अब मैं आप लोगों को जरा आगे ऑक्सीकरण को बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान से समझिएगा यहाँ तक, थोड़ा सा और मतलब वीडियो को अंत तक बने रहिए। आप लोगों को यह 3 टॉपिक जो आपका 3 अभिक्रिया दिख रहा है, एकदम बेसिक से आप लोगों को समझाने वाला हूँ, एकदम अच्छी तरीका से। आप लोग एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ऑक्सीकरण सिंपल, मैं आप लोगों को परिभाषा पहले बता दे रहा हूँ। जब किसी अभिक्रिया में क्या हो, अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो, तो उससे हम तो उस अभिक्रिया या तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी जब अभिक्रिया में किसका योग हो, ऑक्सीजन का योग हो। ये आपका पहला शर्त है। ठीक, दूसरा आपका क्या है कि हाइड्रोजन का, यहाँ पर किसका, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग हो। एक है कि ऑक्सीजन का योग हो, दूसरा है कि हाइड्रोजन का वियोग हो। यानी कि एक में है, एक आपका शर्त है कि ऑक्सीजन जुटता है, और एक है कि हाइड्रोजन घटता है। ठीक, क्या है, घटता है। अब देखिए, अब आगे मैं चलता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई कि ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब किसी अभिक्रिया में किसका योग हो, ऑक्सीकरण का योग, जिस ऑक्सीजन का योग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ध्यान से एकदम, यही में लोग कंफ्यूज होते हैं। उपचयन अपचयन किसको कहेंगे, उपचयन अपचयन एकदम लगता है कि दोनों नाम समान ही है, परंतु उनमें बहुत फर्क है। आप लोग इसको इसको एकदम ध्यान से पढ़िए। उपचयन कर रहा है ऑक्सीजन यानी कि उपचयन अभिक्रिया, और अवकरण यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया, और अवकरण यानी कि अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया, अवकरण यानी कि अपचयन अभिक्रिया। ठीक, हाइड्रोजन का योग हो और एक हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग हो। और एक और शर्त है कि विद्युत, किसका, विद्युत विद्युत ऋणात्मक तत्वों, किसका, विद्युत ऋणात्मक तत्वों। इसको लिख दे रहा हूं मैं, ऋणात्मक ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक, जो आपका विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक का योग हो, विद्युत ऋणात्मक तत्व या पदार्थ का योग हो। ठीक, तब यह तीनों यदि है, इसमें से एक भी है, तो आपका क्या है, ऑक्सीकरण है। या तो आपका ऑक्सीजन का योग हो रहा है, या तो आपका हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन घट रहा है, और एक है आपका कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपका वह कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका कहलाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ तक आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिए, अब देखिए इसको मैं एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। अभी इसको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से एकदम समझ में आ जाए। देखिए, जैसे कि आपका एक CuO है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर CuO, इसको एक क्यूप्रिक और एक क्यूप्रस ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। CuO डायरेक्ट आप लोग Cu पढ़िए। ठीक, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, तो क्या यहाँ पर बनाएगा, क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पर आपका बनाएगा Cu2 को क्या कर देगा, अलग कर देगा। Cu2 सॉरी माफ कीजिएगा, Cu को अलग कर देगा और H2O मिलकर बना देगा। मैं वहाँ पर बताया था लेक्चर 2 में कि अभिक्रियाशीलता के क्रम में हाइड्रोजन जो है कॉपर से क्या है, आगे है, इसलिए हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अभिक्रिया मतलब अभिक्रियाशीलता के क्रम में आगे है, इसलिए यह क्या है, इससे ज़्यादा मतलब इसको हटा देता है, इसके स्थान पर से हाइड्रोजन किसको, कॉपर को हटा देता है और अपने आकर बैठ जाता है इस स्थान पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है आपका, यह एक प्रकार का क्या है, विस्थापन या एकल विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों को मैं बताया था लेक्चर 2 में, यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, देखिए यहाँ पर शर्त समझिए, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो तो वह अभिक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है इस अभिक्रिया में, देखिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यह एक, यहाँ मान लीजिए एक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर इस तरफ जाइए तो ऑक्सीजन का योग नहीं हो रहा है जी, इस तरफ जाइए इसका, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपका कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर CuO है, CuO में से आपका O क्या हो जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है, वियोग हो जा रहा है O का। ठीक, O क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। तो यह एक प्रकार का, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, O जो है यहाँ पर हट जा रहा है और H2 जो यहाँ पर है आपका जुट जा रहा है। क्या है, O हट जा रहा है और H2 आपका जुट जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, जो H2 है
वह ऑक्सीजन के साथ जुट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का योग हो गया। तो हाइड्रोजन का योग हो गया, परंतु ध्यान से समझिए, ध्यान से यहाँ आप लोगों को समझने वाली बात है, ध्यान से आप लोग को समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले तो आप लोग यह समझिए, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको कि ऑक्सीजन जो यहाँ पर CO है, इसमें से ऑक्सीजन छीन गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण के जस्ट उल्टा अवकरण। तो यह जो है ये आपका हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया, यहाँ पर आपका हो जाएगा अवकरण। परंतु मुझे क्या बताना है, ऑक्सीकरण, ये मैं बता दिया ताकि आप लोग को आगे यह आने वाला है, इसलिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जा रहा है, जुट जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। देखिए एकदम तीनों जो आपको यह अभिक्रिया दिख रहा है, तीनों एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है। आप लोगों को एकदम समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए और ध्यान से यहाँ पर देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है। तो कह रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और ऑक्सीजन का वियोग होगा, मैं आगे बताऊंगा कि ऑक्सीजन का जिसमें वियोग होगा वह आपका क्या होगा, अवकरण होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का CO में से क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो यह अवकरण हो गया। और यहाँ पर H2 में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। ठीक, जुट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ ही साथ हो रहा है, दोनों साथ ही साथ हो रहा है। इसलिए इस दोनों को, मतलब इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम लोग कहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ रेडॉक्स में उपचयन अपचयन, ऑक्सीकरण अवकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इंग्लिश में मैं इसको बोल दे रहा हूँ। ठीक, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, दोनों साथ ही साथ संपन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। देखिए तीनों एक ही, आप लोगों को एक ही एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ में आ गया। तीनों क्या है, एक ही एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण, जिसमें देखिए जिस ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, विद्युत ऋणात्मक जो होता है उसका योग होता है। और जो आपका अवकरण है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, जस्ट इसका उल्टा। और विद्युत धनात्मक का क्या होता है, विद्युत धनात्मक का योग होता है। तो अब यहाँ पर क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दोनों साथ ही साथ हो रहा है, इसलिए हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ तक आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है। ऑक्सीकरण और अवकरण में अंतर भी आता है। ठीक, अब मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये तो मैं दोनों वाला बताया जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब मैं सिंपल जरा आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सिंपल बता दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए एक और, यहाँ तक आप लोग यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर C+O2, क्या बना दिया, CO2। ये एकदम सिंपल है। तो देखिए कार्बन में जो है ऑक्सीजन का योग हुआ तो यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एकदम सिंपल है, परंतु इस प्रकार के अभिक्रिया में आप लोगों को पहचानिएगा कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जा रहा है वह क्या है, वह आपका ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब वह है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है वह अवकरण अभिक्रिया है। ठीक, अवकरण अभिक्रिया है। ये जो आपको 3 पॉइंट दिख रहा है, यह एकदम इसके माध्यम से आप एकदम किसी भी अभिक्रिया को पहचान सकते हैं कि कौन क्या है, कौन अवकरण है, कौन मतलब ऑक्सीकरण है। ठीक, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत एकदम
महत्वपूर्ण आपका है यह पॉइंट अभिक्रिया। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ। एक हाइड्रोजन के घटने वाला भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को, यह तो मैं ऑक्सीजन को जुटने वाला बता दिया, अब देखिए हाइड्रोजन को घटने वाला मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीका से समझ में आ जाए, और अच्छी तरीका से। ठीक, और अच्छी तरीका से आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए Zn, यहाँ पर देखिए Zn है यह जिंक प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर H2SO4, जिंक प्लस आपका H2SO4। जिंक Zn को क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। ठीक, और H2SO4 को हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं उसे? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पर जो मैं लेक्चर 2 में पढ़ाया था वही बात आ गया। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वह उसका जगह छीनकर आप नहीं बैठ जाता है उस पर। तो देखिए जिंक से आपका, हाइड्रोजन से आपका जिंक क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए यहाँ पर कर देगा ZnSO4 प्लस H2, हटा दिया। हाइड्रोजन से आपका जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशीलता के क्रम में ऊपर है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन के स्थान से हाइड्रोजन को हटा देगा और अपने ही उस स्थान पर बैठ जाएगा। ठीक, तो यह एक प्रकार क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका, जो लेक्चर 2 में हमने पढ़ाया था उसको। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है, पहला शर्त वाला तो मैं बता दिया कि ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का योग हो रहा था, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन का भी योग हो रहा है, यानी हाइड्रोजन घटेगा भी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, और ऑक्सीजन जुटेगा भी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ध्यान से, ऑक्सीजन के जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का घटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऋणात्मक पदार्थ यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व या पदार्थ का जुटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया के आपका शर्त है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर दिख रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें से आपका हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? उसका वियोग हो जा रहा है, हाइड्रोजन हट जा रहा है वहाँ से, यानी कि आपका यहाँ से क्या हो जा रहा है? हाइड्रोजन हट जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और यह भी बात है, यहाँ पर दोनों शर्त लागू हो जा रहा है। देखिए एक तो आपका है कि हाइड्रोजन हट जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्या? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और एक और बात है, यहाँ पर तो हट गया, और यहाँ पर ये देखिए आपका ये विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक है, ये भी बात है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व भी जुट गया साथ में, यहाँ पर देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व भी जुट गया। तो अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो आपका है यह ऑक्सीडेशन है। दोनों एग्जाम्पल साथ में आ गया कि हाइड्रोजन का वियोग भी हुआ, तो यह क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, और विद्युत ऋणात्मक तत्व भी जुट गया। देखिए जुट गया ना, Zn प्लस SO4 हो गया। Zn अलग था और H2SO4 एक अलग था, तो H2 को हटा दिया। ठीक, और SO4 बच गया, तो SO4 के साथ मिलकर ZnSO4 बना दिया। तो यह विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ गया, सॉरी तत्व नहीं है वह, माफ कीजिएगा, तत्व नहीं मतलब विद्युत ऋणात्मक जो पदार्थ है, विद्युत ऋणात्मक वहाँ पर मूलक है, उसके साथ जुड़ गया। कौन? जिंक। वो क्या है? मूलक। विद्युत ऋणात्मक मूलक के साथ जुट गया। कोई भी विद्युत ऋणात्मक पदार्थ भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, मूलक भी हो सकता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक मूलक के साथ आपका जुट गया कौन? तो Zn यानी कि जिंक। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पर 3 शर्त है ना, कि या तो ऑक्सीजन का योग होगा, या तो वियोग होगा, या किसका? हाइड्रोजन का, या तो विद्युत ऋणात्मक का योग होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है और विद्युत ऋणात्मक का वियोग हो रहा है, यानी कि यह दोनों शर्त यहाँ पर लागू हो रहा है। तो यह कह सकते हैं हम कि यह क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक, क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब मैं आगे चलता हूँ आपका अवकरण अभिक्रिया पर। अवकरण अभिक्रिया पर मैं आगे चलता हूँ। ठीक, अगली लेक्चर में आप लोगों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है किसी रासायनिक समीकरण को, इसको मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों का जो फैमिली है वह बढ़े। ठीक, फैमिली बढ़े। स्टडी विद सोल्व पॉइंट्स के परिवार बढ़े। आप लोग दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक, और आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, यदि आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाया वह अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिख कर भेजिएगा। कमेंट में ज़रूर कुछ लिख कर भेजिएगा। ठीक, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़रूर, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ तक समझा दिया। अब मुझको क्या बताना है, अब हमको ऑक्सीकरण या सॉरी अवकरण या अपचयन अभिक्रिया बताना है। क्या अवकरण, क्या है नंबरिंग छठा, अवकरण या अपचयन या रिडक्शन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अवकरण यानी कि अपचयन, वहाँ पर क्या था ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, और वहाँ पर क्या था ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या है रिडक्शन। अब देखिए उसमें क्या था कि ऑक्सीजन का यदि योग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, हाइड्रोजन का यदि वियोग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, विद्युत ऋणात्मक पदार्थ का जो योग होगा वह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। परंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शर्त है पहला यहाँ पर ए में देखिए कि हाइड्रोजन का योग हो, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का योग। ठीक, हाइड्रोजन का योग बी में आपका है, हाइड्रोजन का योग हो गया। बी में आपका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का वियोग हो, जस्ट उसका उल्टा वियोग हो। ठीक, और तीसरा है आपका कि विद्युत धनात्मक पदार्थों का क्या हो योग हो, उसमें ऋणात्मक था तो इसमें धनात्मक हो गया। अब इसका जरा कहने का जो तात्पर्य है उसको जो आप लोग समझिएगा। ठीक समझिएगा। ठीक, अब देखिए मैं आगे बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन का योग, यहाँ पर छोड़िए इंग्लिश, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का क्या हो वियोग हो, क्या हो वियोग हो, यानी कि ऑक्सीजन घटता हो। इसको मैं इसलिए मिटा रहा कि ताकि यहाँ पर और लिखना है मुझे ऑक्सीजन का वियोग यानी कि घटना, ऑक्सीजन का क्या हो वियोग यानी कि घटना, और योग यानी कि जुड़ना। ठीक, योग यानी कि जुड़ना। अब देखिए, अब मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ। वही एग्जाम्पल जो मैं बताया था वही एग्जाम्पल लूँ या अलग लूँ, अलग लेता हूँ, एक सिंपल पहले लेता हूँ। यहाँ पर आपका है CuO प्लस यहाँ पर आप दीजिए CuO प्लस आप H2 दीजिए।
तो यहाँ पर क्या कर देता था, Cu प्लस H2O, Cu प्लस क्या कर दे रहा था, H2O कर दे रहा था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है कोई भी जो होगा ना उसमें ऑक्सीकरण अवकरण होगा साथ में, तो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोनों हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि हाई, मैं वही एग्जांपल ले लिया इसको। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन आपका हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन अभिक्रिया, एक प्रकार से हाइड्रोजन का भी योग हो रहा है। और उसमें बताया था कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी योग है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का भी योग है और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का भी योग है। तो अतः हम कह सकते हैं कि रिडक्शन अभिक्रिया, देखिए इसमें हाइड्रोजन, इसको छोड़िए आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि मैं एग्जाम्पल में वहाँ पर दिया था। कह रहा है कि हाइड्रोजन का वियोग है, तो देखिए हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का वियोग है, तो ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह है आपका अवकरण अभिक्रिया, यानी कि अपचयन अभिक्रिया, या तो एक प्रकार का क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया। यहाँ तक आप लोग एकदम अच्छी तरह से समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा वही एग्जाम्पल फिर से समझा देता हूँ जो मैं समझाया था। यहाँ पर CuO था, यही वाला देखिए, मैं इसके पहले बताया था कि ऊपर वाला जो यहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग हो जा रहा है, तो यह रिडक्शन हो जा रहा है, और यह योग हो जा रहा है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का तो योग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अतः दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे हम लोग, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब जरा मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल, Zn प्लस H2SO4, इसके माध्यम से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। Zn प्लस H2SO4, देखिए ZnSO4 हो जाएगा आपका, ZnSO4 प्लस H2 आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का योग कह रहा है ना, तो ये आपका हाइड्रोजन का योग इसमें हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। देखिए अवकरण, हाइड्रोजन का योग, देखिए यहाँ पर देखिए एक नियम लागू हो रहा है, जिसमें मैं कहा था कि विद्युत धन ऋणात्मक तत्वों का योग होगा तो वह क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब यहाँ पर देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्वों का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए पकड़ा गया, क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। जो H2 में जो आपका SO4 जुटा था, तो विद्युत ऋणात्मक मूलक जो था, इस मूलक का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। यदि योग होता तो क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता, ऑक्सीकरण हो जाता। तो देखिए जहाँ पर योग हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पर वियोग हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। अतः हम कह सकते हैं कि यह दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही थी, यह एक प्रकार क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। आप लोग रेडॉक्स भी समझ गए, यहाँ पर समझ गए ऑक्सीकरण। यहाँ पर आप लोग शर्त याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का योग यदि होगा तो अवकरण होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा तो अवकरण होगा, और विद्युत धनात्मक तत्वों का योग होगा या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का वियोग होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब रेडॉक्स आपका ऐसे ही पता चल रहा है, जिसमें इसको इस एग्जाम्पल द्वारा मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया होता हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता हो, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपका यही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोगों को इस वीडियो में
बहुत कुछ आप लोगों को रिएक्शन के बारे में मैं बताया, जो कि लेक्चर आपका 3 था। और अगली अगली लेक्चर जो होगा वह आपका होगा रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करें। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप लोगों से यदि परीक्षा में जो मैं आज पढ़ाया उसमें से यदि प्रश्न आ जाए तो आप लोग उसको एकदम अच्छी तरीके से उसका उत्तर देकर आ जाइएगा। ठीक, उत्तर देकर आ जाइएगा। आप लोगों को यह वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगली लेक्चर में मैं जो कहा आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्या रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करने के लिए मतलब कैसे करें, उसके लिए मैं एक लेक्चर बना कर लेकर आऊँगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।